बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की जो अहम खबरें हैं इनमें सबसे पहले इमरान खान के मुतालिक अदालत से खबर आई है और साइफ़र केस का एक नया ट्विस्ट हमारे सामने आया। ये क्या है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, एक अनहोनी हुई है अदालत के अंदर। ये अनहोनी किस किस्म की है और इसका ताल्लुक़ किस सियासतदान से है, ये भी हम रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक नया महाज खुल गया है और कौन सा जज किधर खड़ा है। अब एक नया कबीला मार्ज़ वजूद में आ रहा है साहब। इस कबीले के कौन कौन से नए बशिंदे हैं, जज साहिबान हैं, ये भी बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम केस रहा और उमर अता बंदयाल से पहले भी जो अदालत थी साकिब निसार साहब की, उसके ऊपर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हमने देखी। फिर उसके बाद उमर अता बंदयाल साहब के साथ भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी जुड़ गई। इमरान खान की हुकूमत के जाने से लेकर इलेक्शन ना कराने का मामलात, और फिर वो कहाँ पर खड़े थे, दोनों तरफ से उनके वजूद को बीइंग द चीफ जस्टिस जो है तस्लीम नहीं किया गया। ये मामला राय साहब रुकता नहीं है। इसी कंट्रोवर्सी में काजी साहब भी जो थे वो हमें नज़र आए और उन्होंने उमर अता बंदयाल की अदालत के सामने खड़े होकर अपना दिफा किया अपनी अहलिया के साथ। अब ऐसा ही लगता है कि ये निशाने लगाए जा रहे हैं उन तमाम जज साहिबान पर जो उमर अता बंदयाल की सफ़ में खड़े थे। राय साहब, हुआ ये है कि एक शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है मज़ाहिर अली नकवी साहब के हवाले से और फिर वो इंतज़ार करते हैं। अब ये ख़बर क्या है, पहले मैं ख़बर रख दूं और फिर ये जो 7 सवालात जुड़े हुए हैं ना इस शो कॉज नोटिस से, और फिर जो इतराज़ात उठाए गए मज़ाहिर अली नकवी साहब की तरफ से और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स, और अगर ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी फ़ज़ा और हवा क्या कह रही है, ये इंतहाई अहम सवाल होगा। राय साहब, 27 अक्टूबर को होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस पर उन्हें शो कॉज नोटिस जारी करते हुए उनसे 10 नवंबर तक जवाब तलब किया गया। जज मज़ाहिर अकबर नकवी ने 10 दिन लिए और इसके बाद 18 सफ़ात का एक ऐसा जवाब जमा करवाया जिसके बाद चीफ जस्टिस समेत सबकी आंखें अब खुल चुकी हैं। जजिस पर जो एतराज़ात किए गए, जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर एतराज़ उठाया। उनके मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हैं। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को उनके ख़िलाफ़ यानी मज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। ये भी एतराज़ उठाया गया है इस जवाब के अंदर। अकबर नकवी साहब ने जानिबदार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जारी करदा जो शो कॉज नोटिस था इसे भी बाइस करार दिया, जिसका जवाब वो कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अक्सरियत से सिर्फ हतमी राय सदर ममलिकत को भिजवाती है। जज के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सिर्फ इत्तफ़ाक़ राय से ही मुमकिन है, यानी जो प्रोसेस था उसे फॉलो नहीं किया गया। राय साहब, ये एक लंबी लिस्ट है इतराज़ात की। मैं चाहूँगा कि एक जो सवाल है उससे हम स्टार्ट कर दें कि जो सबसे बड़ा इसमें फ़्लॉ आपने देखा है ना, जो सबसे बड़ी इसे कानूनी लकूना कहना चाहिए, इट्स अ लीगल फ़्लॉ, इट्स अ लैप्स, वो ये है कि जब तारिक मसूद साहब के हवाले से एक रेफरेंस आया था ना, आपको याद होगा, तो उस वक्त उन्होंने काजी साहब ने कंप्लेनेंट को बुला लिया था और कंप्लेनेंट को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ भाई क्या शिकायत है तुम्हारे पास, और फिर फैसला किया गया। यहाँ पर इस तरह का कोई काम नहीं हुआ और कंप्लेनेंट को बुलाया नहीं गया, डायरेक्ट शो कॉज नोटिस जो है वो ठोक दिया गया है। बाइसनेस की एक इंतहा होती है। काजी साहब तो वक्त के काजी बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो अपनी अदालत के काजी ऐसी हरकतों से और ऐसे जो ड्यू प्रोसेस है जिसे हमेशा से ये चैम्पियन बने रहे कि जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पूरी अदालत सुनेगी, सारे लोग बैठकर सुने और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। आज भी राय साहब, आम आदमी को तो इंसाफ क्या दूर की बात है, यहाँ पर तो जजों को इंसाफ नहीं मिल रहा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज को इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं और आप
यकीनन और हमारे सुनने वाले इस बात से मुत्तफिक होंगे कि अगर किसी ने गलती की, किसी ने अपनी कुर्सी का नाजायज़ इस्तेमाल किया, किसी ने रिश्वत ली, किसी ने अपने औकात और हैसियत से बढ़कर, यानी औकात जो होती है ना वो कुर्सी की होती है, उससे बाहर निकल कर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अगर कुछ किया है, चाहे वो कोई भी हो, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर भी क्यों ना हो, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। काजी साहब ऐसा करते हुए मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स अपनी ट्वीट्स के अंदर लिख रहे हैं कि बाइसनेस की इंतहा है और जिस तरह से जो प्रोसेस था उसे फॉलो नहीं किया गया। राय साहब। देखिए आशफी साहब, इसके अंदर दो बड़े मज़े की खबरें छुपी हैं और एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी है। एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फॉर्मेशन कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किन जज साहिबान पर मुश्तमिल है, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि किसी भी जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस की समाअत करती है और चीफ़ जस्टिस की इजाज़त से, चीफ़ जस्टिस की सिफारिश से या चीफ़ जस्टिस की मंजूरी से ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर किसी भी रेफरेंस की समाअत होती है। यानी चीफ़ जस्टिस जो है वो एक तरह से कन्वीनियर भी होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस वक्त 5 अरकान हैं, जिनमें एक चीफ़ जस्टिस जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। हमेशा चीफ़ जस्टिस जो भी सुप्रीम कोर्ट का होता है उसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हेड समझा जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सबसे सीनियर जज साहिबान हों, उस वक्त सीनियरिटी के लिहाज से वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। इसका मतलब यह है कि चीफ़ जस्टिस जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस तारिक और जस्टिस एजाजुल हसन, जिन्होंने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के बाद चीफ़ जस्टिस बनना है, वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। और आगे चलकर जस्टिस आयशा ने, जस्टिस इसी तरह मुनीब अख्तर ने, उन्होंने भी चीफ़ जस्टिस बनना है, लेकिन फ़िलहाल वो सीनियरिटी में पहले 3 नंबरों पर नहीं है, इसलिए वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी आगे जाकर चीफ़ जस्टिस बनना है, लेकिन वो भी टॉप 3 सीनियर जो आपके जजेस हैं उनमें शामिल नहीं है, इसलिए वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं है। उसके बाद जो आगे फॉर्मेशन है कि 2 और कौन से मेंबर हैं, उनमें जो हाई कोर्ट्स के सीनियर 3 चीफ़ जस्टिस साहिबान होते हैं वो भी हिस्सा होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। यानी पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें 2 सबसे सीनियर चीफ़ जस्टिस साहिबान, और इस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं, ये हाई कोर्ट्स के सबसे सीनियर चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं। इस तरह ये भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है। अब इसके अंदर बहुत अहम और दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस एजाजुल हसन, उनके मुतल्लिक एक आम तासुर है कि पीडीएम उनसे खुश नहीं है, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा उनसे खुश नहीं है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की तकरार भी होती रही है, और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा इस किस्म का तासुर भी देते रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल हसन जस्टिस बंदयाल के बहुत करीब रहे हैं। ये उनका एक इल्ज़ाम है। और जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी कई बेंचेस के अंदर इकट्ठे बैठे। इसका मतलब यह है कि जस्टिस एजाजुल हसन जो हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की हमायत से इनकार किया। अब उसके बाद जस्टिस तारिक और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, इन दोनों ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की हमायत की। इसका कोई एलामिया तो जारी नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसी तरह जो आपके लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, जिन्हें मरियम नवाज़ दामाद चीफ़ जस्टिस कहती हैं, और उनके ख़िलाफ़ पूरी कैंपेन भी चलाई, बड़ी जहरीली किस्म की कैंपेन, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें कभी भी शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की जुर्रत नहीं रखती। लेकिन उनके मुतल्लिक भी ये तासुर है कि पीडीएम उनसे बहुत नाखुश थी, और ये बात आया है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जो कि जिनके ख़िलाफ़ ये एक कैंपेन शुरू की गई है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की हमायत नहीं की। तो ये 2 वोट, यानी जस्टिस एजाजुल हसन और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, ये एक तरह से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के हक़ में गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी हमें एविडेंसेस देखने हैं, अभी हम इस कार्रवाई की हमायत नहीं कर रहे और हमें एविडेंसेस देखने दिए जाए।
लेकिन जो 3 जज साहिबान हैं, यानी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस तारिक और फिर जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इन तीनों ने, चूँकि ये ऑडियो कमीशन का हिस्सा भी थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, तो इन तीनों ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और रेफरेंस को आगे बढ़ाने की हमायत की। अब ये ख़बर आज के दिन में जो ज़राए से सामने आई है, आज से 10 दिन पहले हमने अपने व्यूअर्स को बताया था कि गेस करें ये सारी सिचुएशन समझा के कि वो कौन सा एक जज हो सकता है जिसकी वजह से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ ये केस आगे बढ़ रहा है। तो वो अब ज़ाहिर है कि यहाँ हो गया है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ केस आगे बढ़ाने के लिए जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक की हमायत की है। अब इसके अंदर एक और दिलचस्प खबर ये है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक, ये जो दोनों जज साहिबान हैं, जब जस्टिस बंदयाल चीफ जस्टिस थे तो इन दोनों ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ अपना जहन शो कर दिया था, अपना माइंड शो कर दिया था कि हम जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि इन दोनों जज साहिबान ने उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस बंदयाल को ख़त लिखा। उस ख़त में ये कहा कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाएं और उस इजलास के अंदर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट का केस जो है और ये रेफरेंस आगे चलाया जाए। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो अब हालिया इजलास हुआ है जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शो का नोटिस जारी किया गया, तो इसमें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक को नहीं बैठना चाहिए था। मैं क्यों कह रहा हूँ और इसके पीछे कानूनी वजह क्या है और इसमें कानूनी गुंजाइश क्या है वो भी मैं आपके सामने और व्यूअर्स के सामने रखता हूँ। एक तो चूँकि ये अपना जहन ज़ाहिर कर चुके थे, तासुब ज़ाहिर कर चुके थे। दूसरी जानिब चूँकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो जज हैं वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के हवाले से और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो ऑडियो कमीशन एक बना था उसका भी हिस्सा थे। तो इसका मतलब यह है कि उनकी तो ड्यूटी ये थी कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ आपने कोई एविडेंस जो है वो सामने लाना है। अब हाशमी साहब जस्टिस एजाजुल एहसन जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा भी हैं, आगे जाकर चीफ जस्टिस भी बनना है, अब उनके ख़िलाफ़ भी एक दरख्वास्त आई थी यहाँ पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन उस दरख्वास्त को अगर ख़ुद भी सुनते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हुए, तो उन्होंने एक बावकार जज के तौर पर यह मुनासिब नहीं समझा। उनको ये पता था कि अगर मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठूंगा, इस वक्त जस्टिस फ़ाइज़ ईसा मेरे ख़िलाफ़ हैं, जस्टिस तारिक मेरे ख़िलाफ़ हैं, ये फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आ सकता है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इनके साथ मिलकर मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक बावकार जज की तरह उनके चीफ जस्टिस का ओहदा आगे स्टेक पर चला जाता। लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि मेरे ख़िलाफ़ शिकायत है, अगर मैं ख़ुद सुनूंगा तो इसका मतलब होगा कि इस हीयरिंग के अंदर मेरा तासुब शामिल होगा, मेरा माइंड शामिल होगा। तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उस इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की और उनकी जगह पर जस्टिस मंसूर अली शाह को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक वक्ती तौर पर जुज़ वक्ती मेंबर बनाया गया, सिर्फ उस स्पेसिफिक केस के लिए। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन के ख़िलाफ़ शिकायत इतनी कमज़ोर थी कि ये तमाम जज साहिबान, जिनमें सवाए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के, ये तमाम जज साहिबान जस्टिस एजाजुल एहसन के शदीद मुखालिफ, उनके शदीद नाकिद होने के बावजूद उन्हें मरियम नवाज़ की ख्वाहिश पर, जैसे बहुत से हल्कों की ख्वाहिश है कि जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस ना बने, तो उसके बावजूद जस्टिस एजाजुल एहसन के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उसको रद्द कर दिया गया। उसके अंदर ज़ीरो एविडेंस था। अब इस पूरी सूरत हाल में जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने सवालात उठाए हैं, जो 10 दिन पहले हमने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत तफसील से बयान भी किए थे, इनके अंदर जो नुकात बयान किए गए हैं उसके बाद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को, जस्टिस तारिक को और इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस नहीं सुनना चाहिए। ये रेफरेंस उनको नहीं सुनना चाहिए जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस एजाजुल एहसन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त सुनी थी। अगर ये क्लॉज कोई मौजूद है आइन के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के कवायद के अंदर, तो फिर इन तीनों जज साहिबान को इस स्पेसिफिक केस को नहीं सुनना चाहिए। इसके लिए 3 मज़ीद जो सीनियर जज साहिबान हैं उनको नामज़द किया जाए। जस्टिस आयशा को नामज़द किया जा सकता है, जस्टिस मंसूर को नामज़द किया जा सकता है, जस्टिस मुनीब अख्तर को नामज़द किया जा सकता है, क्योंकि ये तो एविडेंट है
कि 5 में से 3 लोगों ने फैसला देना है, यानी 3 जजेस ने, और वो 3 जजेस ऑलरेडी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ अपने तासुब का इजहार कर चुके हैं, इसलिए ये पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं। अब इसके अंदर एक और बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है। जस्टिस तारिक के मुतल्लिक एक एलामिया जारी किया गया, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि जस्टिस तारिक के ख़िलाफ़ भी एक शिकायत आई थी और जो शिकायत कुरिंदा था उसको कहा गया कि आप ज़ाती तौर पर पेश हों, शवाहिद पेश करें। ज़ाती तौर पर पेश होकर शवाहिद नहीं पेश किए गए, तो इसलिए जस्टिस तारिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई और उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या उनको बुलाकर उनसे शवाहिद मांगेंगे? क्या उनको ये कहा गया कि आप ज़ाती हैसियत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश हों? या क्या जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से जुड़ी जो ऑडियोज़ हैं इनका फॉरेंसिक करवाया गया, और अगर वो फॉरेंसिक करवाया गया तो उसकी रिपोर्ट्स क्या काबिल एतमाद हैं? यानी ये भी हो सकता है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी या उनके कुछ साथी भी फॉरेंसिक रिपोर्ट लेके आ जाएं, तो किसी किस्म का ग्राउंड के ऊपर एविडेंस नहीं है, किसी मिसकंडक्ट का कोई किसी किस्म का आप ये कह लें कि शवाहिद नहीं है। सिर्फ मरियम नवाज़ के कहने पर कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी उस बेंच का हिस्सा थे जिसमें पीडीएम के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आ गया और उस पर मरियम नवाज़ बड़ी बरहम हो गई और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई और ये तासुर दिया गया कि ये चौधरी परवेज़ लाई के नज़दीक रहे हैं, करीब रहे हैं। तो सिर्फ मरियम नवाज़ की ख्वाहिश पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को निकाला जाएगा? तो फिर चीफ जस्टिस साहब को चाहिए, जस्टिस फाइज ईसा साहब को, उनको चाहिए कि अपनी नशिस्त खाली करें, जाती उमरा जाएं, मरियम नवाज़ के दरबार में हाज़िरी दें और उसके बाद उन्हें कहें कि मरियम नवाज़ साहिबा आप हमारी चीफ जस्टिस हैं, आप आकर हमारी नशिस्त पर बैठ जाएं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराह भी आप बन जाएं, क्योंकि अगर सिर्फ मरियम नवाज़ की ख्वाहिश पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। और जिस तरीके से ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, अब तो खैर जिस तरह का जवाब आया जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का, इस पर तो हर तरफ सन्नाटा है, बिल्कुल मुकम्मल सन्नाटा है। और जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के मुखालफीन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से 3 जज साहिबान ने अपना माइंड मेकअप किया हुआ है, लगता यह है कि शरीफ ख़ानदान के इमा पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को टारगेट करने का और उनको हदफ बनाने का ये सिलसिला जारी रहेगा। राय साहब, अदालत पर पूरी कौम की ना इस वक्त नज़रें लगी हुई हैं और जब हम ये लिखते हैं कि अदालत से ख़बर आई है तो लोगों के लिए ऑब्वियसली ये एक ख़ुद इट्सेल्फ एक ख़बर होती है कि डेवलपमेंट क्या हुई है। कोई सहाफ़ी कोई अंदर से ख़बर लेकर आए, इमरान खान से क्या सवालात पूछे गए, उनकी सेहत कैसी है, उनके मुतल्लिक जो ख़दशात हैं जो गर्दिश करते रहते हैं उनमें हकीकत है या नहीं है। अब हुआ राय साहब ये है कि ये जो ख़बर ना पहुंचना बाहर इमरान खान के केस के मुतल्लिक उसकी रिपोर्टिंग, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन अब हुआ ये है कि बड़ी खामोशी के साथ ये इजाज़त जो है ना वो दे दी गई है, यानी बहुत ही खामोशी के साथ जो हेयरिंग थी इमरान खान की बंद कमरे में, इसको ओपन कर दिया गया है, यानी खुले मैदान में इस हद तक रखा है कि इन्होंने 5-5 लोगों को इजाज़त दे दी है। राय साहब, मेरे ना 3 सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, इसका हम जायज़ा लेंगे, लेकिन इससे पहले असल में हुआ क्या है अदालत के अंदर और फिर क्या कहा गया है। एक तो समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है क्योंकि इमरान खान के वकला पेश नहीं हुए थे और जो रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कि इमरान खान ने ख़ुद इस पर हैरानगी का इजहार किया और फिर जज साहब ने ये कहा कि यार मैं रोज़ अपनी जान को ख़तरे में डालकर खान साहब इस अदालत में आता हूँ। बम की इसी अदालत से ज़्यादा दूर जो है वो बम नहीं, मतलब बम जो था वो मिला और रोज़ाना यहाँ पर आना और इस ट्रायल को आप संजीदगी से लें और आपके वकला जो है वो संजीदगी से नहीं ले रहे। अच्छा, अब ये जो खुफिया ट्रायल का जो पोल खुला ना राय साहब, हुआ ये है कि एक तो अहले खाना के यानी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के 5-5 अरकान को जेल ट्रायल देखने की इजाज़त दे दी गई है
और अगर सवाल इसमें ये रहा साहब कि अगर 5-5 घर के अफराद को जेल का ट्रायल देखने की इजाज़त दे दी गई है तो फिर आप एक्सेस दे दें सहाफ़ी को। फिर राय साहब अब ये कौन सा ओपन ट्रायल यानी सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और खुफिया ट्रायल रह गया। अब तो ये ओपन हो चुका और बताया ही जाता है कि किसी कम्युनिटी हॉल में आज बंदोबस्त किया गया था जहां पर 100 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। तो मेरा ख्याल है कि ये 100 जो खाली कुर्सियां हैं इस कम्युनिटी हॉल की इन्हें फिल किया जाए, बंद कमरे से इमरान खान को बाहर निकाला जाए और इस केस का फैसला जो भी आए, लेकिन हेयरिंग जो है वो ओपन होनी चाहिए। 2 चीज़ें मैं चाहूँगा, बल्कि 3 चीज़ें आप इसमें रोशनी डाल दें कि एक तो ये बंद कमरे और 5-5 जो लोगों को शामिल करने की मंतक क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला नहीं था। ये जो सोलो फ्लाइट पकड़ी है अबुल हसनात साहब ने, इसके पीछे क्या मंतक आपको नज़र आती है, कानून क्या इसे सपोर्ट करता है। और फिर राय साहब आपको लगता ये है कि ये कोई बैलेंसिंग एक्ट होगा अदालत का कि देखें जी हम तो इमरान खान को हमने घर वालों को भी बुलाया, सबको बुलाया और उनकी मौजूदगी में हमने ये फैसला दिया। लगता ये है कि कोई बैलेंसिंग एक्ट इस वक्त कार फरमा है और इमरान खान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला आने वाला है, क्योंकि बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी 5 से 6 साल सज़ा जो है वो सुनाई जा सकती है इस केस के अंदर। देखिए आशफी साहब, इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प वजह है। ये जो कहा गया कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के 5-5 रिश्तेदार, ये जो जेल के अंदर खुफिया ट्रायल हो रहा है और जो समातें हो रही हैं, इन समातों के अंदर आ सकते हैं, ये कोई जज अबुल हसनात का बज़ाहिर अपना फ़ैसला नहीं है। ये फ़ैसला इस वजह से भी किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जज साहिबान प्रॉबली उस तरह से मैनेज नहीं हो रहे जिस तरह से एक आध जज साहब को मैनेज करने के मुतल्लिक तासुर है। क्योंकि जस्टिस गुल हसन ने भी ये कहा था कि ये 21वीं सदी है, ये खुफिया ट्रायल क्यों ज़रूरी है, इसके मुतल्लिक शवाहिद पेश किए जाएं, कानूनी नज़ीरें पेश की जाएं, और क्यों ये लाजिम है कि इमरान खान जो कह रहे हैं कि मेरा खुली अदालत के अंदर ट्रायल किया जाए, लेकिन जेल के अंदर ट्रायल करना क्यों लाजिम है। अब एक खदशा तो ये था कि हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज या सुपीरियर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, जहां साइफर केस में इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त भी लग गई और इमरान खान साहब के जेल में ट्रायल के मामलात भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब बढ़ गए, तो हो सकता है कि ये खदशा हो कि अब तो 100% है कि जेल ट्रायल जो कि एक अंधेर नगरी है, जो कि दहशतगर्दों का किया जाता है, बल्कि दहशतगर्दों के ट्रायल जो हैं वो भी इस तरीके से नहीं किए जाते। दहशतगर्दों को भी इस तरह से पिंजरों में कैद करके नहीं लाया जाता। नवाज शरीफ जिनको अदालतों से सज़ाएं हुई थी, जिनका मुजरिम का स्टेटस था, उनका कभी भी इस तरह से जेल ट्रायल नहीं हुआ। उनको कभी भी पिंजरों में बंद करके अदालतों में नहीं लाया गया। उनको कभी भी घर से खाना मंगवाने से नहीं रोका गया। उनको कभी भी किसी भी सहूलत के मुतल्लिक किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब को लोहे के पिंजरे में कैद करके भी पेश किया जाता है। और ये जो बम की बात की है जज अबुल हसनात साहब ने कि देखें मैं जान पर खेल कर आता हूँ और इसलिए इमरान खान साहब के वकला इस ट्रायल को संजीदगी से लें, वो बहुत संजीदगी से ले रहे हैं, ये सबको पता है। असल में तो इमरान खान साहब के वकला को किसी एक अदालत में तो नहीं पेश होना होता, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है, उसके बाद आपके जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वहाँ भी। इसी तरह इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक खातून जज के ख़िलाफ़ रिमार्क्स का जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़त्म कर चुकी थी, वो केस भी दोबारा से चल रहा है। तो उनको तो 201 के करीब मुकदमात हैं जहाँ इमरान खान साहब के केसेस की पैरवी करनी पड़ती है, बुशरा बीबी साहिबा के केसेस की पैरवी करनी पड़ती है। तो इस वजह से आज वो अदालतों में दीगर मुकदमात में अपनी मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हुए। लेकिन जज साहब ने जो कहा कि ये बम देखें यहाँ से बरामद हो गया, तो ये बम बरामद हो गया तो जज अबुल हसनात साहब की जान को ख़तरा है, तो क्या उन्होंने इसकी तहकीकात के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिपोर्ट मांगी कि ये बम किसने प्लांट किया था, इस मामले पर क्या तहकीकात हुई। यहाँ पर तो हसास इदारों के दफातर भी हैं, या ये बम रखने की खबर सिर्फ इसलिए चलाई गई कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट का एक ख़त मौसूल हो चुका है
और इमरान खान साहब जवाबी ख़त भी लिख चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर पेश होंगे। तो इमरान खान साहब की पेशी को रोकने के लिए क्या ये बम की खबर चलाई गई? उसके बाद जज अबुल असनाद साहब अब जो कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम किया गया मुकदमा है तो उसको खुफिया रखना है, तो जब 5 रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद होंगे तो फिर ये खुफिया कैसे रखा जाएगा? सबसे अहम और दिलचस्प नुक्ता इसके अंदर ये है कि वहाँ पर जो प्रोसीडिंग होती है उसके मुतल्लिक जानबूझकर सहाफ़ियों को तो एक्सेस नहीं है, लेकिन 2-3 सहाफ़ियों को उसके मुतल्लिक एक आप कह लें कि लॉन्च की हुई स्टोरी, अपनी मर्ज़ी से क्राफ्ट की हुई स्टोरी लॉन्च कर दी जाती है और फिर वो चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्लैश कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे आज ये स्टोरी कुछ सहाफ़ियों को दी गई, बिल्कुल एक जैसी, यानी जिन सहाफ़ियों ने ये स्टोरी फाइल की उन्होंने इसका कोई एक नुक्ता भी तब्दील नहीं किया। नुक्ते भी जो एक बनी बनाई स्टोरी आई वो नुक्ते भी सेम थे, कोई इबारत भी तब्दील नहीं थी। और उसके अंदर ये कहा गया कि जज अबुल असनाद ने एक बड़ा इकदाम उठा दिया और 5 रिश्तेदारों को इजाज़त भी दे दी। फिर ये कहा गया कि जज अबुल असनाद ने जब कहा कि आपके वकला नहीं आए तो इमरान खान साहब बड़े हैरान हो गए। ये बिल्कुल उसी तरह की स्टोरी है जैसे ये कहा गया कि इमरान खान साहब को 8 कमरों की सहूलत दी गई है। इमरान खान साहब के ज़ेरे इस्तेमाल अडयाला जेल में 8 कमरे हैं। क्या कोई इस बात पर यकीन कर सकता है? फिर इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये कहा गया कि इमरान खान साहब को 5 स्टार वहाँ पे सहूलतें मैसर हैं। बार बार जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो इन ख़बरों को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जो लॉन्च की गई ख़बरें हैं वही चलेंगी। यहाँ तक कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब भी 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब की बहुत क्लैरिफिकेशंस के बाद वही एक जहरीली कैंपेन जो है वो मीडिया चैनल्स पर जारी रहती है। अब आ जाएं कि क्या इमरान खान साहब के केस का फ़ैसला साइफ़र केस में, यानी यहाँ से जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है सीक्रेट एक्ट अदालत में, तो यहाँ पर इमरान खान साहब को कितने अरसे की सज़ा होगी या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट क्या इस केस को उड़ा देगी और इमरान खान साहब को ज़मानत देगी या नहीं देगी? इस पर कुछ कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई है और एतज़ाज़ अहसन साहब ने भी इसके ऊपर अपनी जो राय है उसका इजहार किया है। एतज़ाज़ अहसन साहब उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि साइफ़र जैसा बोगस केस कोई हो नहीं सकता। किसी भी प्राइम मिनिस्टर का ये इस्तेहकाक है कि जब मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही हो तो उस वक्त वो इस साजिश के मुतल्लिक आवाम को बताए, और अगर आवाम को नहीं बताएगा तो वो मुल्क से और रियासत से गद्दारी होगी। तो उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब ने इसको कैबिनेट से यानी वफाकी काबीना से डी क्लासीफाई भी करवा लिया था, इसकी कॉपीज़ चेयरमैन सेनेट के पास मौजूद हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली के पास मौजूद है, शहबाज शरीफ के पास मौजूद है, जनरल बाजवा के पास मौजूद है। जो उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक और इजलास हुआ, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में शरीक थे, तो मौजूदा फ़ौजी क़यादत के पास भी इस साइफ़र की कॉपी मौजूद है। तो इसके अंदर कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है? इसके अंदर कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है? क्योंकि असद मजीद ये कह चुके हैं, उनके जिस बयान को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें वो ये कह चुके हैं कि हाँ, मैंने ये सिफारिश की थी कि अमरीकी नाज़िमुल अमूर को डिमार्च किया जाए, और ये भी मैंने सिफारिश की थी कि वाशिंगटन के अंदर भी डिमार्च किया जाए। अब इसके अंदर एक और जो अंधेर नगरी है वो ये है कि अब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पहले तो 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं, अब ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गवाहान के जो बयानात हैं जो कि जबरी गवाहान हैं इनके बयानात रिकॉर्ड करें। नईम पंजोता साहब ने तो ये कहा है कि इनका मूड ये लग रहा है कि ये 500 के करीब गवाहान इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 500 गवाह जो हैं वो खड़े कर दें। तो कोशिश तो पूरी है कि इमरान खान साहब को साइफ़र केस में जल्द से जल्द सज़ा सुना दी जाए, लेकिन हाशमी साहब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से ये सज़ा एक दिन में स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। अगर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाया जिसमें तमाम जज साहिबान इमरान खान साहब के मुखालिफ हुए, तो तब भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके सिवा
कि इस साइफर केस में इमरान खान साहब को ज़मानत दें, वरना सुप्रीम कोर्ट की साख मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पर अमली तौर पर ताले लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पर कौम का एतमाद पहले ही नहीं है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये बेंच इमरान खान साहब मुखालिफ जजों का भी तश्कील होता है, तब भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि साइफर केस जिसके ऊपर अब नंबर भी अलॉट हो गया है, मार्क हो गया है, इसमें इमरान खान साहब को ज़मानत ना दें। राय साहब, बाजवा, जनरल बाजवा के हवाले से बिलावल ने कुछ गुफ्तगू कहें से, कुछ इंकशाफात कहें, जो मर्ज़ी आप इसे नाम दें, क्योंकि वक्त जब था तभी लोग बोले नहीं, आज ये ने इंकशाफात लगते हैं और अभी से बारगेनिंग चिप के तौर पर सियासी मंजरनामे पर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। बिलावल ये कहते हैं कि बाजवा साहब का पैगाम आया कि हम न्यूट्रल हैं, इस न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि 8 फरवरी को कराची के अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। 2013 और 18 के बाद हम अपोजिशन में थे, हमारे वसाइल छीने जा रहे थे, धमकियां दी जाती थी। किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आती है। किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हमने किया था। इसी तरह की जमातों को बनाने से अवाम और सियासी हलकों को एक गलत पैगाम जाता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि नून लीग और वो यानी मिलकर अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो ये एक तरह से हमें इसका फ़ायदा होगा। MQM और नून लीग का इत्तेहाद से हमें नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा हो रहा है। फजल रहमान के साथ के हवाले से भी उन्होंने कहा कि सियासत सिंध, बलूचिस्तान और KP में भी उनसे रब्ता रहेगा और हम ज़रूर करेंगे। अच्छा, अब ये एक और बात वो ये करते हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने हमें ये कहा कि अगर आप ये वापस ले लेना जो तहरीक-ए-दम एतमाद आपने जमा करवाई है, तो फिर हम इलेक्शन करवा देते हैं। और इस पैगाम के बाद फिर जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। राय साहब, इस पर भी हम अगली नशिस्त में तफसील से बात करेंगे, और क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।